अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो पीछे वाले लेक्चर्स तक हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस जी जिल इनकी बुक से एक्सरसाइज 1.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बाद एक न्यू आर्टिकल नंबर 1.2 यानी कि कम्प्लेक्स प्लेन को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कापी पेंसिल निकाल लें, नोट्स भी बनाते रहिएगा साथ साथ। और अगर आपके पास बुक सॉफ्ट फॉर्म में है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक पे सब कुछ लिखा होगा। बुक से ही पढ़ के मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो बुक आपके पास लाजमी होनी चाहिए, आपको इंटरनेट से इजीली सॉफ्ट फॉर्म में मिल सकती है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है? अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स x, y। वो कहता है कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कम्प्लेक्स नंबर यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई, कहता है इस कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये ऑर्डर्ड फॉर्म जो है ये रियल नंबर्स की है। ठीक है, और ये यूनिकली तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये नहीं कि इसको इस फॉर्म में भी लिख लिया, यानी कि इस तरह नहीं कि एक नंबर हमारे पास ये है, ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख रहे हैं और कोई और नंबर भी आ रहा है उस तरह भी लिख रहे हैं, कोई और नंबर आ रहा है उस तरह भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। एक कम्प्लेक्स नंबर के रिलेटेड एक यूनिक, एक ख़ास ऑर्डर्ड पेयर आया करेगा रियल नंबर्स का। नेक्स्ट वो कहता है द फर्स्ट एंड सेकंड एंट्रीज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स कोरस्पोंडेंट इन द टर्म विद द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। कहता है यहाँ पे जो x है ना, ये वाला x यानी कि x, y में ये जो x है ये कोरस्पोंडेंस यानी मुताबिकत रखता है इस वाले x से। ठीक है, इस वाले x से, और ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। और इसी तरह करता है, कहता है ये जो y है ये कोरस्पोंडेंस यानी कि मुताबिकत रखता है किसके रिलेटेड है, इस y के रिलेटेड, और इसका मतलब क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो इस x को एज ए रियल पार्ट ऑफ z हम लेके चलेंगे और इसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लेके चलेंगे। ये दोनों रियल नंबर होंगे। ठीक है, और ये इसको शो किया करेगा और ये चीज़ इसको शो किया करेगी। कहता है फॉर एग्जांपल द ऑर्डर्ड पेयर 2, -3। कहता है एग्जांपल के तौर पे एक ऑर्डर्ड पेयर ये वाला है कोरस्पोंडेंट टू द कम्प्लेक्स नंबर, और कहता है कि ये किससे मुताबिकत रखता है, ये इस वाले कम्प्लेक्स नंबर से मुताबिकत रखता है। ठीक है, कहता है इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर ये वाला हो तो इसके रिलेटेड जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो ये वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द नंबर 7 एओटा एंड -5 एओटा। कहता है इसी तरह नंबर जो 7 है एओटा है और -5 एओटा है, अगर इसके रिलेटेड हम लिखना चाहें तो इसमें ये सारा रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। इसमें अगर लिखना चाहें तो इसका रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हमारे पास रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -5 है। ठीक है, या आप इसको मज़ीद बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप पहले इसको इस फॉर्म में लिख लें, 7 को 7 + 0 एओटा। ठीक है, एओटा लिख ले 0 + एओटा, और -5 एओटा का 0 -5 एओटा। ठीक है, और इसके बाद इसको आप ऑर्डर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। कहता है इन दिस मैनर वी आर एबल टू एसोसिएट अ कम्प्लेक्स नंबर विद द पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। कहता है इसी तरह अगर हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएं, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, यानी कि इस तरह अगर हम कोई प्लेन बना लें तो कहता है कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई है ना, वो एक पॉइंट को शो करेगा। यानी कि इसको अगर हम ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख लें ना, ऑर्डर फॉर्म में, तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म हमारे पास एक पॉइंट को शो किया करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब मेन ख़ास हेडिंग आ गई है कम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। ठीक है, तो उसको अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाए, वो कहता है बिकॉज ऑफ द कोरस्पोंडेंस बिटवीन अ कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई एंड one and only one point in a coordinate plane we shall use the term complex number and point interchangeably। ठीक है, कहता है वही दोबारा बात, कहता है कि ये इसके साथ कोरेस्पोंडेंस है तो इसको हम एक पॉइंट से शो कर सकते हैं और इसको एक पॉइंट से शो कर सकते हैं, और अगर कोई पॉइंट आ गया तो फिर उसको भी हम इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही देखें ना, रैंडमली हमारे पास अपनी मर्ज़ी से कोई पॉइंट आ गया है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे आ गया है हमारे पास 2,3, तो अब ये पॉइंट है तो हम इस पॉइंट को भी इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, एक बात ये है कि इधर से इस तरफ जाना, ठीक है, एक बात ये है इधर से इस तरफ जाना। ठीक है, कन्वर्सली भी ये चीज़ ट्रू है।
कहते हैं कि अब ये जो हमारे पास प्लेन है ना, तो इसमें x कोमा वाई आ गया, ठीक है। x कोमा वाई कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे z की वैल्यू x प्लस एटा वाई है। तो पहली चीज़ क्या है, रियल नंबर यानी कि x रियल पार्ट ऑफ z, तो इस तरफ हम रियल पार्ट ऑफ z लेके चला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y होगा दूसरा पार्ट, यानी कि y इस साइड पे होगा, तो हम इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये z का इमेजिनरी पार्ट हुआ करेगा, ठीक है। तो आपकी बुक में रियल पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नहीं लिखा हुआ आपके बुक पे, यहाँ पे आप इसको y एक्सिस भी कह सकते हैं। तो y एक्सिस क्या, कि इस एक्सिस पे y की कीमत होगी, तो y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इस एक्सिस पे हमारे पास x की कीमत होगी, यानी कि ये हमारे पास x एक्सिस होगा। अब ये देखें, इसको आप रियल एक्सिस भी कह सकते हैं, रियल एक्सिस क्यों, क्योंकि देखें कि ये अगर हमारे पास अकेला 7 है, तो अकेला 7 हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर है ना, वो सारा इसमें आ जाएगा। तो ये रियल नंबर है, इस वजह से इसको रियल एक्सिस कहा है कि कोई भी नंबर यहाँ पे होगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, तो वो किस में आएगा, रियल एक्सिस रियल में आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर कोई नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ होगा तो वो प्योर इमेजिनरी होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एओटा हो गया -5 एओटा, ये सारा इस लाइन पे आएगा, इसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी। तो इस एक्सिस को हम कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस। अब देखें, रियल एक्सिस, रियल पार्ट ऑफ जी वाला एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी वाला एक्सिस, ठीक है। ये इस तरह डिफरेंट। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द हॉरिजॉन्टल आर एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस बिकॉज ईच पॉइंट इन डैट एक्सिस रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। कहता है कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा वो रियल नंबर को शो करेगा। हॉरिजॉन्टल और एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस कहते हैं। कहता है वर्टिकल और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर होगा तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है वेक्टर के बारे में, वेक्टर्स का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखें, कहता है इन अदर कोर्सेज यू हैव अनडाउटली सीन दैट द नंबर्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अ रियल नंबर कैन बी इंटरप्रेटेड एज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कहता है कि बाकी कोर्सेज में आप रियल एनालिसिस में देख लें या बाकी कोर्सेज में देखा कि जो हमारे पास एक पॉइंट होता है ना, ये वाला फ़र्ज़ किया एक पॉइंट है, तो कोई भी अगर हम एक पॉइंट की बात करें, फ़र्ज़ किया ये वाला है, तो ये पॉइंट हमारे पास वेक्टर को भी, यानी कि इससे हम पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपने दूसरे कोर्सेज में पढ़ा होगा। और ये कैसे आता है, ये वाली चीज़, ठीक है। पहले इतना एक्स में गए, इतना वाई में गए, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। वेक्टर्स के कंपोनेंट ड्रा कर लें तो हमारे पास इस तरह ये एक पोजीशन वेक्टर बन जाता है। कहता है बिल्कुल इसी तरह हमें पता चला कि जी भी एक पॉइंट ही होता है, एक्स प्लस योटा वाई, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो फिर जी भी हमारे पास एक वेक्टर हुआ करेगा, ठीक है। दस द कम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई कैन आल्सो बी व्यूड। कहता है इसको भी देखा जा सकता है टू डिमेंशनल पोजीशन वेक्टर के तौर पे, ठीक है। दैट इज़ द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ द ओरिजिन, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हुआ करेगा और टर्मिनल पॉइंट वो वाला हुआ करेगा, वो वाला पॉइंट हुआ करेगा। फ़र्ज़ किया ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जी है इस तरफ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है। अगर हम यहाँ पे एक कम्प्लेक्स नंबर जी लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने जी कम्प्लेक्स नंबर ले लिया एक्स प्लस योटा वाई, यानी कि ये क्या होगा, ये एक्स कोमा वाई होगा। तो कहता है कि ओरिजिन से लेके इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, और टर्मिनल पॉइंट वो पॉइंट होगा, तो ये हमारे पास एक वेक्टर बना करेगा। अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो वह कहता है कि इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी, डिस्टेंस होगा, लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ ऑफ वेक्टर होगी, लेंथ ऑफ वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर कह लें, डिस्टेंस कह लें, या इसकी मैग्नीट्यूड कह लें, किसके इक्वल होगी, वो होगी जी और इसके गिर्द ये बार, ठीक है, जी बार के गिर्द होगी, और ये इक्वल होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। यानी कि इस जी की जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब इस लेंथ को ना यहाँ पे स्पेशल नेम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, मॉडुलस का, मॉडुलस। मॉडुलस और कोई चीज़ नहीं है, बस जो पॉइंट है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का फासला हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास डेफिनेशन आएगी मॉडुलस की, ठीक है। तो मॉडुलस की डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जी इज़ अ रियल नंबर, यानी कि जी अगर एक्स प्लस योटा वाई है तो इसका जो मॉडुलस होगा ना वो एक रियल नंबर होगा, क्या होगा, रियल नंबर होगा एक, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगा, इसको हम जी मॉडुलस इस तरह ज़ाहिर करते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब डिस्टेंस इसके इक्वल ही क्यों आता है,
तो ये आप यहाँ से डिटेल से देख सकते हैं कि इस तरह हम एक्स में गए, इतना हम वाई में गए, ये एंगल 90 का बनेगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो इस साइड का स्केयर किसके इक्वल होता है, यानी कि अगर इसको मैं जी का, इसको मैं कोई भी आर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो आर का स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो ये आर आ जाएगा स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। और मैंने यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि साइड की लेंथ जो है वो प्लस माइनस नहीं होती, ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं। तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट, ठीक है। इसको आप जी मोड का नाम दे दें, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ इस तरह ये इसका प्रूव होता है। तो इसको हम नाम क्या देंगे, एक स्पेशल नाम होगा, इसको मॉडुलस का नाम दिया करेंगे, ठीक है। द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर जी इज़ आल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको हम मॉडुलस भी कहते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम लाजमी याद रखिएगा। वो कहता है कि हम इस बुक में, इस टेक्स्ट में 2 वर्ड यूज़ किया करेंगे, मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू, ये दोनों वर्ड यूज़ किया करेंगे। तो आपको इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसके रिलेटेड एक एग्जांपल आ गया, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में हमें एक जी दिया गया है 2 - 3 एटा, इसका हमने मोड फाइंड करना है। और हमें जी इक्वल टू -9 एटा दिया गया है, इसका भी हमने मोड फाइंड करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए अगर हमने मोड फाइंड करना है तो जी का मोड इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर माइनस भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 और इसका स्क्वायर भी यानी कि 13 का स्क्वायर रूट, ये मोड हो गया। यहाँ पे मोड फाइंड करना है तो पहले इसको लिख लें जी इज इक्वल टू 0 - 9 एटा, या हम जी लिख लें कि 0 प्लस और -9 एटा। अब इसका जब मोड फाइंड करेंगे तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस -9 इसके होल का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 ही होता है, और प्लस 9 का स्क्वायर वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो 9 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल होकर आंसर आ गया 9, ठीक हो गया। तो ओरिजिन से चलें इसको रहने देता, हाँ, ओरिजिन से पूरा इस तरफ हो या पूरा इस तरफ हो तो उसकी जितनी लेंथ होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड उसकी उतनी ही होगी ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। ये -9 इस तरफ था तो ना ऊपर ना दाएं बाएं था, कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट इस लाइन पे था, तो उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही हुआ करेगी, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आती है। इस बात को दोबारा समझ लीजिएगा। देखिए फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना एक 5 जो है ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मोड कितना होगा, तो 5 का मोड 5 ही होगा। अगर फ़र्ज़ किया जी मेरे पास 3 एटा होता तो जी का मोड भी कितना होता, 3 ही होता, ठीक है। आप देखें ना, फ़र्ज़ किया ये 5 है तो जब इसको हम ड्रा भी करेंगे तो ये 5 यहाँ तक आएगा और लेंथ इसकी कितनी है, 5 ही होगी। इसको ड्रा करेंगे तो यहाँ तक 3 तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट 3 है ना, 3 तक। इसकी लेंथ भी फाइंड करेंगे तो 3 ही होगी, ठीक है। तो जब ये इस तरह कोई चीज़ आ जाए तो फिर इसकी लेंथ फाइंड करना मुश्किल होता है, यानी कि जो जिसमें रियल भी हो और इमेजिनरी पार्ट भी हो। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कहता है रिकॉल फ्रॉम 4 ऑफ सेक्शन 1.1। कहते हैं सेक्शन 1.1 का मतलब है कि जो मैंने पीछे लेक्चर्स वगैरह किए, ठीक है, या यहाँ पे ये होगा कि बुक में चले जाए पीछे सेक्शन 1.1 पे। कहता है हमने डिस्कस किया था कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो अगर आप z मल्टीप्लाई बाई z बार फाइंड करते हैं तो ये आ जाता था x प्लस एटा वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। कहता है इसका आंसर क्या आता था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता था, सम, ये क्या है, ये है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई। ये क्या है, एक्स प्लस एटा वाई, ये वाले z के x और y के स्क्वायर का सम है, ठीक हो गया। कहता है इसको अगर हम मोड में लिखना, और हमें ये भी पता है कि z का जो मोड होता है ना, जी के मोड का स्क्वायर, ये जी का मोड जो होता है किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लूँ तो ये बन जाएगा जी मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक हो गया। कहता है कि ये किसके इक्वल है, ये जी बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो कहता है ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा जी बार इज इक्वल टू
जी मोड का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिल गया, क्या कि जी बार का यानी कि मॉडुलस ऑफ जी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जी बार। ठीक हो गया। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये हमारे पास जी बार किसके इक्वल आ जाएगा, जी और जी बार का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए दो हमारे पास, क्या कि जी का मॉडुलस जो होता है जी और इसके कॉन्जुगेट की मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट होता है। तो इसको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन बुक पे प्रूव नहीं हुआ तो मैं नहीं करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम एक ख़ास बुक को लेके चल रहे हैं, तो इस बुक पे जो चीज़ें होंगी हम सिर्फ और सिर्फ वही कहेंगे। कहता है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका जो मोड है वो भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कहता है, ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ गई। और कहता है इसी तरह अगर दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इनका मोड भी हमारे पास अलग अलग हो जाया करेगा। ठीक हो गया। अब ये देखें तो जी का यानी कि ये हमारे पास जी के मोड का स्क्वायर भी आ गया। जी का मोड किसके इक्वल होता है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है। जी का मोड किसके इक्वल होता है, ये वाली चीज़ लिखी हुई है। जी के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब दो नंबर्स में आ गए। एक नंबर की बात हो गई ना, जी का मोड और जी के मोड का स्क्वायर वगैरह। ठीक है, अब दो नंबर्स की बात करते हैं। दो नंबर्स जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनका मोड अलग अलग भी हो जाता है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, इनका मोड भी अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें कि दो नंबर्स जब प्लस होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या उनका मोड भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना, मल्टीप्लाई में भी लहदा हो गया, डिवीजन में भी लहदा, प्लस और माइनस में क्या होगा, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिलहाल हम इन पे डिस्कशन कर लेते हैं। वो चीज़ मैंने थोड़ी सी आपको इसलिए बताई ताकि आप रिलेट कर सकें कि इनका तो अलग हो रहा है, वहाँ पर जाके क्या होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि अगर मैं Z1 Z2 ये सारे इक्वल कर दूँ, ठीक है, ये सारे इक्वल कर दूँ, तो फिर ये वाला केस हमारे पास बनेगा Z मल्टीप्लाई बाई Z, इसका मोड इक्वल टू Z का मोड और Z का मोड। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से बन गया Z स्क्वायर का मोड और यहाँ से बन गया Z मोड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक और रिजल्ट आ गया कि Z स्क्वायर का मोड इक्वल होता है जी मोड का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसके लिए देखें कि अगर मैं n नंबर्स ले लूँ, अब ये चीज़ आपकी बुक पे तो नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने थोड़ा तो बता सकता हूँ ना मैं आपको। अगर ये हमारे पास n टाइम्स नंबर्स हैं, ठीक है, इकट्ठा है ना, एक मिनट, अगर ये हमारे पास Z1 Z2 Z3 और सो ऑन Zn ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका मोड है, तो सभी का मोड अलग अलग हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला अलग अलग हो गया। ठीक है, अब ये देखें सभी को इक्वल कर दें तो ये जी की पावर n आ जाएगा और ये जी की पावर जी मोड की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, ये मैंने इन जनरल आपको बता दिया। यहाँ पे उन्होंने एक काउंटर चीज़ से समझाया था। ठीक हो गया, तो यहाँ से ये भी प्रॉपर्टी आ गई कि पावर अंदर ले लें और उसके बाद उसका इसके मॉडुलस हो या मॉडुलस लेके पावर ले लें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, वो कहता है इसके अलावा इस वाली चीज़ को ना प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसका प्रूफ जो है हम एक्सरसाइज पे छोड़ते हैं। इसका जो प्रूफ है हम लेफ्ट ऑन एक्सरसाइज पे छोड़ते हैं। तो जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा उस वक्त हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का प्रॉब्लम नंबर 49 है। ठीक है, अब हम चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गई है ना, अब हम चलते हैं इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो वो डिस्टेंस के रिलेटेड आएगा, किसके रिलेटेड, डिस्टेंस के रिलेटेड। तो अब हम डिस्टेंस पढ़ते हैं। ले जी, बुक पे डिस्टेंस अगेन की हेडिंग थी, हमने भी लगा ली। ठीक है, अगर Z1 हमारे पास है, Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एओटा y1। ठीक है, Z2 हमारे पास है x2 प्लस एओटा y2। ठीक है, तो जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा Z1 प्लस Z2 और ये सेक्शन नंबर 1.1 में हम क्या है, रियल पार्ट में ऐड होगा तो आ जाएगा x1 प्लस x2 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है तो एओटा मल्टीप्लाई बाई y1 प्लस y2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला होता है एडिशन। अब अगर हम इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखें, हमें पता है कि Z1 को हम x1, y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि Z2 को हम x2, y2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनका एडिशन अगर हमने करना हो तो इनका एडिशन हमारे पास आएगा यानी कि x1, y1 और प्लस x2, y2। तो आपको पता है कि पहला कंपोनेंट पहले में ऐड होगा तो आ जाएगा x1 प्लस x2,
ये इसमें ऐड होगा तो आ जाएगा y1 प्लस y2 कोमा, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर को भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे। तो देखें ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट की जगह ये, तो आंसर यानी कि प्लस जो है हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब देखें कि अगर ये हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये हमारे पास वाई एक्सिस यानी कि ये रियल और ये इमेजिनरी। अब फ़र्ज़ किया है कि ये z1 नंबर है, क्या है ये z1 नंबर है, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ z1, ठीक है। ये क्या है z1 नंबर है, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस एटा y1 यानी कि x1 कोमा y1 है, ठीक है। तो ये एक पोजीशन वेक्टर इसकी जगह पे आ गया, तो ये वाला एक पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी तरह मैं z2 यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये z2 आ गया x2 प्लस एटा y2 यानी कि इसकी कोरेस्पोंडेंस जो पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा और ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, ये वाला इस तरह ये पोजीशन। अब इनका जो सम होगा ना वो दो तरीके से फाइंड किया जा सकता है ग्राफिकली। वो हमने देखा था कि अगर इस तरह वेक्टर्स है ना दो, तो इसको हम इस तरह शिफ्ट कर लें तो ये इस तरह चीज़ बन जाएगी और इनका रिजल्टेंट ये बनेगा। यानी कि अगर ये z1 है, ठीक है, अगर ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई वेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर है, अगर ये हमारे पास z1 है, ये z2 है, तो ये z1 प्लस z2 बनेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये था कि हम इसको इस तरह लेके जाएं, यानी कि इसको हम आगे बढ़ाएं इस तरह, ठीक है। इसकी जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे और इसको हम इस तरह बनाएं और हमने कहा था ये पैरेललोग्राम ला, ठीक है, पैरेललोग्राम इसका जो डायगोनल आएगा ना वो हमारे पास सम हुआ करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी इसके इक्वल ही आएगा अगर आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा z1 प्लस z2 आएगा, z1 प्लस z2। और इसको अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना चाहें तो x1 प्लस x2 और प्लस एटा मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस y2, या आप इसको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आ जाएगा x1 प्लस x2 और कोमा y1 प्लस y2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे नीचे देखें कि अगर हमने डिस्टेंस निकालना हो, यानी कि ये हमारे पास दोबारा कॉम्प्लेक्स प्लेन आ गया, ये हमारे पास कोई z1 पॉइंट है, ये हमारे पास कोई z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये वेक्टर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास ये वाला वेक्टर हो गया। अब हमने इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, क्या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने कहा है ना कि ये कोरेस्पोंडेंस होते हैं एक पॉइंट से, तो उन दो पॉइंट से अगर इनके दरमियान डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल मिलाइए इनको, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा हमारे पास क्या इस तरह के z1 और इस वाली चीज़ को ऐड करूँगा। फ़र्ज़ किया इसको कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखें अगर मैं कहूँ z1 प्लस z2 इक्वल टू होगा, z1 प्लस z2 सभी को पता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या फ़ाइंड करना है, हमें फ़ाइंड करना है z1 और प्लस z2, ठीक है। तो z1 प्लस z2 जो है वो किसके इक्वल, ये z2 नहीं है, z2 ये वाला है, ठीक है, z2 ये वाला है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आएगा, तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड को z बार का नाम दे दूँ, ठीक है, किसका z बार का नाम दे दूँ, ठीक हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड किसका नाम दे दूँ z बार का, तो ये आ जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड और फिर आ जाएगी हमारे, यानी कि ये वाली चीज़ पहले वेक्टर एडिशन कर लेते हैं ना, इसको हम z का नाम देंगे, इसको z का नाम दिया तो आ जाएगा हमारे पास z1, ठीक है, प्लस z और किसके इक्वल आएगा, इस रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, रिजल्टेंट के इक्वल बाय हेड टू टेल रूल, ये वाली चीज़ और ये जो फाइंड करनी थी ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये इस रिजल्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी z2 माइनस z1। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया है, z की वैल्यू कितनी आ गई है, z2 माइनस z1। अब z का बार यानी कि z का बार जो बार होगा ना दोनों तरफ अगर मॉडुलस ले तो ये इक्वल होएगा z2 माइनस z1 का बार, ठीक है। तो z का बार किसका इक्वल है, z2 माइनस z1। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे तो इस वाली चीज़ की लेंथ आ जाएगी, लेंथ का मतलब है दो पॉइंट्स के दरमियान z1 और z2 के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। अब आप सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें, तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मॉडुलस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास x2 प्लस एटा y2 आ जाएगा और माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस एटा y1 आ जाएगा, ठीक है, और इसका मोड है। तो आपको पता है कि ये कंपोनेंट इसमें से माइनस, ये कंपोनेंट इसमें से माइनस, तो आ जाएगा x2 माइनस x1 इसका और प्लस एटा
y2 माइनस y1, जैसे हम दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करते हैं, ठीक है। इसका मॉडुलस है, तो मॉडुलस का मतलब क्या है, इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इस वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बार है, तो अगर फ़र्ज़ किया है कि हम कहें कि x प्लस योटा वाई इसकी बार फाइंड करो, तो इसकी बार है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो क्या ये जी बार था ना, यानी कि ये अंदर वाला जी लिखा हुआ था, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट भी होगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसमें ये रियल पार्ट वाले का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट वाले का स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगा दो कम्प्लेक्स नंबर वाले दो वेक्टर जो हैं, यानी कि उनके दरमियान वाला जो एज ए z2 माइनस z1 आया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करें कि अगर हम यहाँ पे z1 को 0 कर देते, ठीक है, ये बस डिस्टेंस आ गया है, फार्मूला आ गया, ठीक है। अब देखें, हमने कहा है z बार इज इक्वल टू z2 माइनस z1, इसका मोड, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे बनाना चाहें तो हमने कहा था ये z1 है, ठीक है, ये अगर हमारे पास z2 है तो फिर ये वाला हमने फाइंड किया था, ठीक है, इसको वेक्टर की शक्ल दी थी जिसको हमने z कह दिया था, ठीक हो गया। अब कहता है कि z1 अगर हम 0 कर दें, 0 करने का मतलब है कि ये है ना इतना है, तो ये छोटा छोटा होता 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 यहाँ पे 0 रह गया, ठीक है, यानी कि ये 0 हो गया और सिर्फ z2 बच गया। तो कहता है कि z1 को अगर हम 0 कर दें, यानी कि z1 की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये आ जाएगा z बार इज इक्वल टू z2 माइनस 0 का बार और ये बन जाएगा z2 बार, ठीक है। तो देखें बाकी जो लेंथ बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ z2 की बचेगी और z2 की लेंथ किसकी इक्वल हो जाएगी, x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। और एट द एंड ये भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, डिस्टेंस ये है जो हम फाइंड कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास आ गई है सेट ऑफ पॉइंट्स इन कम्प्लेक्स प्लेन, ये एग्जांपल नंबर 2 है, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स इन कम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है ये भी आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि डिस्क्राइब द सेट ऑफ पॉइंट्स z, ठीक है, सेट ऑफ पॉइंट्स z के हमने डिस्क्राइब करने हैं, डेट सेटिस्फाई द क्वीन, सेट ऑफ पॉइंट्स इसके डिस्क्राइब करने हैं, डिस्क्राइब सेट ऑफ पॉइंट्स z के हमने डिस्क्राइब करने हैं इन द कम्प्लेक्स प्लेन, इन द कम्प्लेक्स प्लेन डेट सेटिस्फाई, जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन दे दी गई है डिस्टेंस की फॉर्म में, तो कहता है कि इस डिस्टेंस को इक्वेशन जो सेटिस्फाई करती है ना, वो आपने क्या करना है कि वो सेट ऑफ पॉइंट्स जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें z किसके इक्वल होता है, x प्लस एटा वाई के इक्वल होता है, ठीक है, इसका मोड। z किसके इक्वल होता है, x प्लस एटा वाई इसके इक्वल होता है और साथ लिखा हुआ है माइनस एटा, ठीक है। तो ये x प्लस एटा वाई का मोड इक्वल टू x प्लस, अब ये देखिए ये बन जाएगा एटा मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस 1, ठीक है, y में से एक माइनस 1, इसका मोड ओपन करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और इसका मोड ओपन करें तो ये रियल वाले का स्क्वायर और ये इमेजिनरी वाले का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर रूट खत्म करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका जब फार्मूला ओपन करेंगे, इसका क्या फार्मूला ओपन करेंगे तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक हो गया। अब ये देखें कि और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, उधर जाके 0 हो जाएंगे और ये 2y इधर आके प्लस का हो गया और इक्वल टू आ गया 1, तो y का आंसर आ गया 1/2, ठीक है। जब इसको हम ड्रा करना चाहें तो ये देखें ड्रा करेंगे, जब ये वाली चीज़ आ गई हमारे पास, एक कम्प्लेक्स नंबर क्या है z, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर क्या है z और दूसरा हमारे पास क्या है z माइनस एटा था, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का मतलब ये है कि ये देखें ना कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 हो, यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे 3/2 हो, ठीक है, हाफ पूरा और इसके बाद डेढ़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही करते हैं 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3/2, हाँ जी ठीक है 3/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2, इस तरह चलेगी गिनती, ठीक है, हाफ 1 और 3/2 और यहाँ पे कहीं होगा हमारे पास 2, इस तरह, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 1/2,
y इज इक्वल टू 1/2 का मतलब है कि x की जो मर्जी वैल्यू पुट करी जाए y का आंसर हमेशा 1/2 ही रहेगा। तो x की यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे जो मर्जी वैल्यू पुट करें, y का आंसर 1/2 ही रहेगा। तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा, कौन सा, ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी का मोड आप मैं इस तरह इसको ड्रा करूँगा, ठीक है। और z माइनस एयोटा का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैंने कहा है ना कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये वाला बनता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है कि जब मैं वैल्यू एक्स की 0 पुट करूँगा आंसर -1 आएगा। तो ये ग्राफ फिर इस तरह यहाँ से स्टार्ट हुआ करेगा, ठीक है ना, इस तरह यहाँ से स्टार्ट हुआ करेगा। तो यहाँ पे मॉडुलस भी लिया गया है, तो इसकी जो लेंथ है ना वो यहाँ से इस तरफ आएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास किसकी लेंथ हुआ करेगी, ये हमारे पास z माइनस एयोटा की लेंथ हुआ करेगी। और ये क्या है, एयोटा पॉइंट है, कौन सा, एयोटा वाला पॉइंट होगा, यानी कि 1 एयोटा 1 वाला, ठीक है, 1 वाला। तो इस तरह लाइन। अब ये देखें, अब इसको ना मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ये वाली यहाँ पे लाइन पड़ी हुई है, और अगर मैं कहूँ कि ये वाली चीज़ें हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ें, तो अगर ऐसे कौन से पॉइंट होंगे जहाँ पे डिस्टेंस सेम हो, तो इस लाइन से अगर हम देखें, इस लाइन से, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही हुआ करेगा। ये कम कम हो जा रहा है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब क्या, आपको बताता हूँ। इस वाली लाइन का यानी कि z का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए इस वाले डिस्टेंस के, ठीक है। वो कौन से पॉइंट होंगे, तो देखें कि अगर ये हमारे पास एक लाइन है तो यहाँ से लेके डिस्टेंस ये वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। दोबारा बनाता हूँ। और अगर देखें कि ये वाला डिस्टेंस जो है, ये ऊपर वाला, ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा। और बनाता हूँ, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है इस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है, वो ये पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट है, और कौन से पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट होंगे कि जिन पे ये वाले डिस्टेंस जो है आपस में सेम हुआ करेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है, ये इस तरह, ये इस तरह, ठीक है ना। ये इसका डिस्टेंस इस वाले के इक्वल हुआ करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह ये वो सेट ऑफ पॉइंट, ये वाले हमारे पास सेट ऑफ पॉइंट्स हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो कि इस चीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस सेम, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो सेट ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, वो ये वाली इक्वेशन होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल की समझ आई होगी। और अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो ये यानी कि इन जनरल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में तो आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई होता है ना, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई की जगह 1/2, तो 1/2 वाई आ जाएगा, 1/2 एयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। इस कम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब ये है कि x की वैल्यू जब 1 पुट करूँगा ना तो वो 0 पुट करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट की यहाँ पे, 2 पुट की यहाँ पे, ये इस तरह पॉइंट बनते जाएंगे। और ये कितने कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक्स वाई की जितनी मर्जी एक्स की जितनी मर्जी वैल्यूज़ पुट करी जाए ना, एक्स की लाख वैल्यू पुट कर लें तो ये लाख पॉइंट्स आ जाएंगे इस तरह, और वो लाख वेक्टर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एक जी जो है वो एक पॉइंट को शो किया करेगा। तो अगर आप लाख वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये लाख पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और हर एक ये पोजीशन वेक्टर को शो करेगा। ये पोजीशन वेक्टर वैसे बनाया ताकि आपको पता लग सके जी के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो कल हम इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती है उसमें हम देखिए, मैंने आपको बताया ना कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2, यानी कि इनका मोड लैदा हो तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, इकट्ठा हो लैदा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो उसके रिलेटेड हम इनइक्वालिटीज़ कल पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर की उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।